Good morning, students. Today we will start with our remaining topic of the chapter, that is the theories of organic evolution, in which we have earlier done the Darwinism, Lamarckism, and the Hugo de Verey's mutation theory. Now, the next important theory is the Neo-Darwinism or the modern concept or the synthetic theory. This is the most accepted theory for the theory of evolution because this is a modified version of the natural selection and the de Verey's theory. तो दोनों को combine करके जो है दोनों की reconciliation के बाद जो theory आपकी बनाई गई है इसी को हम modern theory और synthetic theory कहते हैं. And the scientists who support this are the Huxley, Haldane, Wright है आपके, Muller, Dobzhansky. And these people, they support the theory of the moderns or the synthetic theory of evolution. So what are the different postulates? जैसे मैंने पहले बताया, इसे हमने जो है ये थ्योरी जो है बेसिकली ये कोई नई थ्योरी नहीं है, लेकिन जो डार्विनिज्म ये सॉर्ट ऑफ नियो डार्विनिज्म है जिसमें कि डार्विनिज्म और डी वेराइज की जो म्यूटेशन थ्योरी है उसको मिक्स किया गया है. सो व्हाट आर द डिफरेंट postulates? इसे नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं. First is the genetic variability. You all know what is genetic variability, that how the differences are being produced between the offsprings of the same parents. What are the different reasons for the variability among the offsprings of the same parents, or how the parents they vary from their offsprings? क्यों जो है वो चेंजेस आते हैं? तो हमें पता है कि आपके जो जीन्स हैं वो एज अ हेरिडिटरी यूनिट्स जो है वो बिहेव करते हैं एंड दे पास फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो द डिफरेंट चेंजेस में बी produced in case of the genes or in case of the chromosomes which acts as the hereditary vehicles, so that may result in the genetic variability. So the first source of genetic variability is the chromosomal aberrations. बेटा ये सब टॉपिक्स हमने जो इसमें आएंगे ये हमने पहले ही अपनी जो डिफरेंट क्लासेस हैं जिसमें कि ये डिटेल्स में थे वहां पे पढ़ लिया. जैसे क्रोमोसोमल एब्रेशन, यू ऑल नो दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. ये हमने पहले ही पढ़ लिया है. इसमें आ जाएंगे आपके डिलीशन आ जाएगा, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज रिमूव, देन इज डुप्लीकेशन एंड देन इज ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन मीन्स कि एक तरफ का पार्ट जो है दूसरी तरफ को मूव कर रहा है, दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट फर्स्ट को मूव कर रहा है. लास्ट इज योर इन्वर्जन. सो इन्वर्जन आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप, पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक. तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस की वजह से भी जो है वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ सकती है. नेक्स्ट इज व्हाट, ये भी आप जानते हैं. नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल चेंजेस इन द क्रोमोसोम. न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम की बात करें बेटा तो ये भी हमने पहले किया हुआ है. न्यूमेरिकल चेंजेस जैसे ये डायग्राम है, ये भी डायग्राम हमने पहले डिस्कस कर लिया था जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस शो हुए हैं. ऐसे ही आपके न्यूमेरिकल चेंजेस जो होते हैं क्रोमोसोम में जिसकी वजह से वेरिएबिलिटी आती है तो वो इसमें आ जाएगा आपका यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी इज द change in the entire set of chromosome. It may be monoploid, diploid or the polyploids. और aneuploidy में जो है वो एक या दो क्रोमोसोम या तो डिक्रीज हो जाते हैं, in which we consider it under hypoploidy, and if the number of chromosome is increased it we consider under the hyperploidy. तो हमने ट्राइजोमीज भी पढ़ ली है, मोनोजोमी, टेट्राजोमी, ये सब हमने पढ़ लिया है. Now the another reason for the variability is the gene mutation. सो जीन म्यूटेशन भी अलग अलग तरह की होती है. ये हमने भी डिस्कस कर लिया हुआ है कौन कौन सी जीन म्यूटेशन है, जिसमें कि आपकी डिलीशन, एडिशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हमने किया हुआ है. ये सारी की सारी चीजें जो है हमने म्यूटेशन पे कर ली है. कुछ पॉइंट म्यूटेशन होती है जो एक ही आपका न्यूक्लियोटाइड को इफेक्ट करती है. कुछ ग्रॉस म्यूटेशन होती है जो ज्यादा न्यूक्लियोटाइड को इफेक्ट करती है. किस तरह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के चेंज होने से अगर एक आपका कोई न्यूक्लियोटाइड कम हो जाए या इंक्रीज हो जाए, इंसर्शन हो जाए या उसकी डिलीशन हो जाए तो एंटायर आपका जो जेनेटिक कोड है वो कैसे चेंज हो जाता है, ये सारी चीजें हमने जो है वो पहले ही डिस्कस कर ली है. ऐसे ही आपने ट्रांजिशन, ट्रांसवर्शन भी हमने कर लिया है. सो दीज आर एक्चुअली द रीजंस फॉर द genetic variability, that how the parents they are different from the offsprings and how the offsprings of the same parents they are different from the each other. Now the another reason for the variation is the recombination of genes. You all know that recombination that takes place or the exchange of genetic material that takes place during the Pachytene stage of the meiosis, जहां पर आपका exchange of material होगा और जिन chromosomes के बीच में exchange होता है उसे हम कहते हैं recombinant type of, and the another are the parental type. तो ये अलग अलग तरह के combinations. We have the 23 pairs of chromosome in case of humans. So there may be different types of combinations may be formed from this
फ्रॉम द पेरेंट्स। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के होने से एक ही पेरेंट्स के जो है अलग अलग तरह के बच्चे जो है वो हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट? इट इज द इनब्रीडिंग बिटवीन द टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम खुद करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, रफैन और ब्रासिका, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था जहां पे हमने राफेनस सटाइवस और ब्रासिका ओलेरेसिया की हाइब्रिडाइजेशन कर दी थी, और जिसके बाद हमें जो है वो न्यू जो प्लांट देखने को मिला था हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, एंड दिस वाज कॉल्ड एज द रफैन और ब्रासिका। ठीक है, ऐसे ही हमारे कुछ म्यूटाजेंस होते हैं जिसकी वजह से भी जो है वो आपका जो जेनेटिक मेकअप है या जेनेटिक जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वेरिएशन हमें देखने को, चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड दीज आर दी सम म्यूटाजेंस may be the physical or the chemical. The physical mutagens, they include, you know, that include the temperature के increase होने पे या temperature को decrease करने पे, या कोई रेडिएशंस अगर आप एक्स रेज या यूवी रेज अगर एक्सपोज कर दें किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी अर्ली डेवलपमेंट स्टेज के दौरान या एट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द गैनेड्स, सो दैट विल रिजल्ट इन द वेरिएशन in the genetic constitution of the organism. And then other chemical mutagens are, ये भी हमने पहले पढ़े हुए, हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं जैसे आपके मिथाइलेटिंग एजेंट है, जैसे नाइट्रोजन मास्टर्ड है, ऐसे आपके एक्रिडिन डाइज है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपके जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करते हैं। जैसे आपका ये जो बेस एनालॉग्स है, हमने ये पहले पढ़े हुए, बेस एनालॉग्स जो है वहां पे क्या होता है कि एक बेस की जगह दूसरा बेस आ जाता है, जैसे कि थायमिन की जगह एडेनिन आ जाएगा, ग्वानिन की जगह साइटोसिन आ जाएगा। तो इस तरह के बेसिस जो चेंज होते हैं ड्यू टू द केमिकल म्यूटेशंस, दे रिजल्ट इन द चेंज इन द genetic constitution of an organism. Now the next is the genetic drift. This is a small topic, sometimes asked in one word or the one marks. What is genetic drift? Genetic drift क्या होता है कि जब एक पॉपुलेशन की जो है वो जो जीन फ्रीक्वेंसी है या जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू द बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारी एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे लोग जो है रह रहे हैं, या कोई भी पॉपुलेशन वो यहाँ पे जो है वो रह रही है। अब क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नेचुरल क्लाइमेट आती है, कोई फ्लड आ गया या कोई ड्रॉट आ गया या कोई भी यहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो ड्रॉट की वजह से कम होगी, तो ये लोग जो है मैक्सिमम इसमें से जो इंडिविजुअल है वो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, उनकी इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाएगी और यहाँ से जो माइग्रेट कर जाएंगे इंडिविजुअल्स और किसी और जगह पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल बचे थे उसमें से कुछ ही इंडिविजुअल्स जो है वो यहाँ पर जो है वो पहुंच पाए हैं। तो जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स जिनका जो जेनेटिक मेकअप जो अलग तरह का था वो खत्म हो गए, और कुछ इंडिविजुअल जिनका हो सकता है जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा इनसे अलग हो, वही सरवाइव कर पाए और वो बचे हो। सो देयर इज एंटायर चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में बहुत सारा एक्सचेंज आ जाएगा जो कि हमारी पेरेंटल पॉपुलेशन थी कंपेरेटिव टू द न्यू पॉपुलेशन। सो ये जो चेंज आया है किसी भी आपकी पॉपुलेशन में, जो स्मॉल ब्रीडिंग पॉपुलेशन है स्पेशली ड्यू टू सम नेचुरल रीजन, इसे हम कहते हैं बॉटलनेक इफेक्ट, और इसी को हम जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट और दी राइट इफेक्ट भी कहते हैं। ऐसा कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई मेन लैंड है और यहाँ से जो है कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से यहाँ से एनिमल्स जो माइग्रेट करके यहाँ पहुंच गए। ये कोई आइलैंड है, तो इस आइलैंड के एनिमल्स जो है हो सकता है इस मेन लैंड से काफी ही क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो इस तरह के जो चेंजेस आते हैं वी कंसिडर देम अंडर द जेनेटिक ड्रिफ्ट, और इसे हम राइट इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, दैट दी सर्वाइवर्स, जो सर्वाइवर्स हमारे इंटरब्रीडर्स बच्चे हैं वो ओरिजिनल, जरूरी नहीं है उनके पास पूरा का पूरा ओरिजिनल जो हमारा जीनोटाइप है वही बचे, कुछ अलग तरह का जीनोटाइप जो कई बार हमें देखने को मिलता है। सो इस वजह से कई बार जेनेटिक ड्रिफ्ट जो हमें देखने को मिलता है, और ज्यादातर ये हमें जो स्मॉल पॉपुलेशन है वहां पर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज द इमिग्रेशन। इमिग्रेशन यू ऑल नो कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स है वो बाहर से आ गए। अब जैसे हमारे हम सिटीज की बात करें, दिल्ली मुंबई वगैरह है, तो वहां पे जो वहां के जो ओरिजिनल जो लोग थे वो बहुत कम बचे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इमिग्रेंट्स आ चुके हैं। इमिग्रेंट्स जो बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए या एजुकेशन पर्पज से या बिजनेस पर्पज से, तो उनके आने से जो है वो जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां का जो जीन पूल है वो चेंज हो चुका है। सो दिस हैपेंस ड्यू टू द इमिग्रेशन। सो इट इज एक्चुअली व्हाट इट इज द नॉन रैंडम मूवमेंट ऑफ द
individuals from one place to another for the different purposes. Now next is the natural selection. You all know what is natural selection. Natural selection ये हमने डार्विनिज्म में पढ़ गया कि जो फिट इंडिविजुअल होते हैं वही इंडिविजुअल आगे चल के जो है हमारे सर्वाइव करते हैं. तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे हमारी पेरेंटल पॉपुलेशन है, यहाँ पे कुछ वेरिएंट्स आ गए, कुछ अलग तरह के इंडिविजुअल्स आ गए जो यहाँ की एनवायरमेंट में इजिली एडजस्ट कर पाए. और जो पुराने इंडिविजुअल थे उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम हो गई. वेरिएंट्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. पहले 10% थी, फिर 25 बन गई, फिर 50 बन गई. बिकॉज दीज वर वेल एडजस्टेड टू देयर एनवायरमेंट, सो द पॉपुलेशन दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, व्हेयरएज द जो हमारे बेसिक पॉपुलेशन थी वो कम हो गई. तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आई, हमारी थर्ड जनरेशन आई, इसमें 75% ऑफ इंडिविजुअल जो थे वो वेरिएंट्स थे, वो अलग तरह के इंडिविजुअल्स थे विच वर वेल एडजस्टेड टू देयर एनवायरमेंट, सो देयर पॉपुलेशन दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन. जो इंडिविजुअल जो है वो फिट है वो ही सर्वाइव करेंगे और उन्हीं की ही पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे इंक्रीज करेगी. तो ये भी क्या हुआ? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वेरिएशन कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी जो है वेरिएशन देखने को मिलेगी कि अगर कोई ऐसी कंडीशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से वेरिएंट्स जो है वो फेवर्ड होते हैं, तो हमारी जो नई पॉपुलेशन कुछ टाइम बाद बन जाएगी, कुछ जनरेशंस के बाद बनेगी, दैट विल बी डिफरेंट टू द पेरेंटल टाइप ऑफ द पॉपुलेशन. राइट, नाउ द नेक्स्ट इज योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. अभी यहाँ पे भी पूरा वही दिखाया कि किस तरह से इनब्रीडिंग होती है, जिसकी वजह से भी जो है हमारी पॉपुलेशन जो है हमें नए नए इंडिविजुअल्स जो है वो कई बार नहीं देखने को मिलते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वैसे तो आपको चैप्टर भी बाद में, लेकिन जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मीन्स कि वो सारे के सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से जो है इनब्रीडिंग नहीं होती है बिटवीन द रिलेटेड ग्रुप्स. अगर इनब्रीडिंग स्टार्ट हो गई, किसी भी इंडिविजुअल, अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल की स्पीशीज के साथ जो है अगर इंटरब्रीड करना स्टार्ट कर दे बच्चों, तो कोई भी इंडिविजुअल की जो है वो अपनी इंटीग्रिटी जो है वो नहीं रहेगी. सो टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज देयर ऑपरेट्स अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म, जिसकी वजह से एक स्पीशीज के इंडिविजुअल जो है वो दूसरी स्पीशीज के साथ जो है वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते. इवन अपने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के साथ जो है वो इजिली इंटरब्रीड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से दो स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में इंटरब्रीड जो है वो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट आर दीज डिफरेंट, ये देखिए आप, ये आपका स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है. ठीक है, तो स्पीशीज ए के इंडिविजुअल्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, स्पीशीज बी के भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं बिकॉज देयर इज अ रिप्रोडक्टिव बैरियर, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बैरियर्स विच avoid the breeding among the individuals of these species. Now the first barrier includes the mechanical isolation. Mechanical isolation में क्या होगा कि जैसे आपके मोस्टली जो स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह है वहां पर उनके जो जेनिटेलिया है, जो मेल फीमेल जेनिटेलिया है, जब वो ब्रीड करते हैं तो वो सॉर्ट ऑफ लॉक और की जो है बना देते हैं, यानी कि वो अच्छे से आपस में इंटीमेट रिलेशनशिप बनाएंगे, तभी जो है वो ब्रीडिंग पॉसिबल होगी. उनके जो जेनिटेलिया है वो इस तरह से बने होते हैं जस्ट लाइक लॉक एंड की, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से फिटअप होंगे तभी जो है वो ब्रीडिंग पॉसिबल होगी. तो अगर कोई और स्पीशीज होगी तो वो उनके जो जेनिटेलिया है वो आपस में कंपैटिबल ही नहीं होंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मीन्स अगर बीच में कोई ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी आती है, जैसे कि कोई सी है, कोई माउंटेन है, कोई डेजर्ट है, तो इसकी वजह से जो उसके आसपास के, मान लीजिए यहाँ पे बीच में कोई सी आ गया, माउंटेन या डेजर्ट आ गया, तो उसके आसपास के जो स्पीशीज है वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं और वो दो अलग स्पीशीज जो है वो बन जाती है. नेक्स्ट इज द इकोलॉजिकल और द हैबिटेट आइसोलेशन. यू ऑल नो कि कई जो हमारे एनिमल्स हैं वो कुछ कोर्टशिप बिहेवियर परफॉर्म करते हैं या उनका हैबिटेट भी कई बार अलग होता है. जैसे कि कुछ हमारे फ्रॉग्स हैं वो अर्ली रेनी सीजन में ब्रीड कर लेंगे, कुछ फ्रॉग्स जो है वो लेट रेनी सीजन में ब्रीड करते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो उन दोनों स्पीशीज, जैसे कि आपका ये राना गारिलियो है और राना एरिलेटा है, इनके बीच में जो है वो ब्रीडिंग नहीं हो पाती है बिकॉज दे हैव द डिफरेंट हैबिटेट. तो इस तरह से जो है वो इंटरब्रीडिंग जो है वो रुकती है इन बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. Now the next is the temporal isolation. Temporal isolation is the isolation which happens due to the
वो भी इसी वजह से ही हो रहा है कि कईयों का जो है वो एरिया जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें वही बात बताई है कि किस तरह से कईयों की जो है वो ब्रीडिंग टाइम, ठीक है, जैसे एक ही सीजन है लेकिन सीजन में ब्रीडिंग टाइम ही अलग है, तो जिसकी वजह से जो है वो ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। ऐसे ही आपका इथोलॉजिकल और बिहेवियर आइसोलेशन है, जो डिफरेंट एनिमल्स है वो डिफरेंट कोर्टशिप बिहेवियर परफॉर्म करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सेम स्पीशीज का जो पार्टनर है वो अपनी सेम स्पीशीज वाले पार्टनर को ही जो है वो अपने कोर्टशिप बिहेवियर से जो है वो अट्रैक्ट करता है। जैसे आपके बर्ड्स की बात कर लें तो हमारा जो पीकॉक होता है, इट परफॉर्म द ब्यूटीफुल डांसेस टू अट्रैक्ट इट्स फीमेल। तो उस ब्यूटीफुल जो उसका डांस है उसको देख के कोई और स्पीशीज का जो एनिमल है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। सो कोर्टशिप बिहेवियर जो है वो ये इंश्योर करता है कि सेम स्पीशीज के एनिमल्स जो है उनके बीच में ही ब्रीडिंग हो। नेक्स्ट इज द जेनेटिक आइसोलेशन, कि अगर दो स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज के एनिमल्स के बीच में अगर ब्रीडिंग हो भी जाती है तो उनकी जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टेराइल ही रहता है। ऐसे ही आपके फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन हैं और बहुत सारे आइसोलेशन है, वो हम डिफरेंट जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आइसोलेटिंग मैकेनिज्म तो उसमें हम देखेंगे। सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द न्यू डार्विनिज्म और वी कैन से दिस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। क्या क्या पढ़ा हमने कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या बोलती है कि देयर इज अपीयरेंस ऑफ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। एवोल्यूशन कैसे हुआ है, सबसे पहले कि अलग अलग जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो आई है। एक पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे दूसरी पॉपुलेशन से डिफरेंट हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट रीजन, चाहे वो म्यूटेशंस हो, चाहे वो आपके म्यूटेशंस हो, चाहे नेचुरल सिलेक्शन हो, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। दूसरा है कि स्पीड ऑफ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, कि एक पॉपुलेशन की जो चेंज होने की जो स्पीड है वो दूसरे से अलग हो सकती है, ठीक है। अब ये जो स्पीड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है और ये जो आपका जेनेटिक वेरिएबिलिटी है ये स्प्रेड होती है। स्प्रेड मतलब कि पहले थोड़े ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी, फिर धीरे धीरे जो है वो और ऑर्गेनिज्म के बीच में जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी, सो दैट वी हैव एक पॉपुलेशन से आपके आगे चल के बेसिकली दो पॉपुलेशन बन जाती है जिनका जेनेटिक मेकअप जो है वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से जो है अलग हो सकता है, ठीक है। एक तो जो होगी वो पहले जो पेरेंटल टाइप ही रहेगी, दूसरी जो है वो उसमें चेंजेस आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से हमारा जो है वो नई पॉपुलेशन बन सकती है और वो पॉपुलेशन नई बनने के बाद अल्टीमेटली नई स्पीशीज भी जो है वो बन सकती है। तो नेक्स्ट इज द अकोमुलेशन ऑफ द वेरिएबिलिटी लीडिंग टू द स्पीसिएशन, कि धीरे धीरे जब ये वेरिएबिलिटीज जो चेंजेस जो है वो इतने ज्यादा अकोमुलेट हो जाएंगे कि आपकी नई स्पीशीज बन सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट इज द अपीयरेंस ऑफ द वेरिएबिलिटी, नई हमारे पास नया जेनेटिक मेकअप आ गया है। फिर जो नया जेनेटिक मेकअप आया वो आपकी पॉपुलेशन में जो है वो स्प्रेड अप हुआ। जब वो पॉपुलेशन में स्प्रेड अप हुआ तो उस जेनेटिक वेरिएबिलिटी की वजह से दो पॉपुलेशंस के बीच में जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गया, जिसकी वजह से अब वो आपस में इंटरब्रीड जो है वो नहीं कर सकते हैं और अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जब एक बार दो हमारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बीच में आ जाता है तो वो अल्टीमेटली दो अलग स्पीशीज जो है वो बना देते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर, सो दे विल फॉर्म द टू डिफरेंट स्पीशीज। नाउ नेक्स्ट इज द एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। ये कुछ हमारे पास एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये हमने बहुत पहले जो है अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं। जैसे एग्जांपल है आपका, दिस इज द बिस्टन बैटुलेरिया, ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है जब हमने डार्विनिज्म स्टडी किया। तो डार्विनिज्म में इंडस्ट्रियल मैनलिज्म जब हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई थी, तो उस समय पर हमारे जो मॉथ्स थे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो मॉथ्स होते थे, ये वाला मॉथ है आपका बिस्टन बैटुलेरिया, ये लाइट कलर का होता था बच्चों, और ये जो था ये आपके पेड़ों के ऊपर जो रहता था, पेड़ों की बार्क्स के ऊपर रहता था। तो वो जो पेड़ थे, वो पेड़ भी जो थे वो व्हाइटिश कलर की लाइकन से जो कवर रहते थे, सो दैट ये जो था मिमिक्री करता था उन पेड़ों के साथ और अपने आप को अपने प्रेडेटर से बचा लेता था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो व्हाइट कलर के जो मॉथ्स थे ये धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम हो गई। कैसे कम हो गई, क्योंकि जो जिन पेड़ों के ऊपर ये बैठा करते थे उनके ऊपर जो लाइकन्स होते थे, दी लाइकन्स आर हाईली सेंसिटिव टू द पॉल्यूशन। अगर पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाए तो लाइकन्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। लाइकन्स आपको पता ही है लाइकन्स क्या होते हैं। तो लाइकन्स जो है जब वो खत्म हो गए तो पेड़ों की जो बार्क्स थी, जो पहले क्रीमिश कलर की थी, जो बार्क्स पेड़ों के जिन पे ये बैठते थे वो क्रीमिश कलर
जो थी वो लाइकन्स के खत्म होने से वो व्हाइट कलर खत्म हो गया और वो बाघ का ओरिजिनल कलर जो है वो नजर आ गया, यानी कि ब्राउनिश कलर का। तो ये ब्राउनिश कलर की बाघ के ऊपर जब आपके ये व्हाइट कलर के मॉथ बैठेंगे सो दे कुड बी इजिली डिटेक्टेड बाय देयर प्रीडेटर्स एंड, और ये धीरे धीरे जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई। ठीक है, लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ वेरिएंट्स जो थे वो आ गए। वो वेरिएंट्स जो थे वो ब्राउन कलर के थे। ठीक है, ये वेरिएंट्स जो है म्यूटेशंस की वजह से आए। ब्राउन कलर के जो ये आपके मॉथ्स थे इनका नाम ले दिया, इनको हमने लग स्पीशीज कह दिया एंड द नेम वाज द बिस्टन कार्बोनेरिया। दीज वर डार्क इन कलर एंड दे हैव द प्रोटेक्टिव कलरेशन। वो जो थे वो ब्राउन कलर के बाघ के ऊपर जब बैठे होते थे तो वो इजिली डिटेक्ट नहीं किए जाते थे और अपने प्रेडेटर से बच जाते थे। तो ये जो व्हाइट कलर की पॉपुलेशन है इनकी धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो गई और ये जो ब्राउन कलर के थे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन वेयर द ऑर्गेनिज्म विच आर बेटर फिटेड टू द एनवायरमेंट, जो अपने एनवायरमेंट से ज्यादा अच्छे से अडाप्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब इनके आसपास का एनवायरमेंट क्या है, इनके लिए फेवरेबल हो गया क्योंकि इनका कलर इससे मैच हो रहा था। सो दे वर सपोर्टेड बाय द नेचुरल सिलेक्शन। इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो गई और इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज योर डीडीटी। डीडीटी जो एग्जांपल है ये भी हमें पता है, डीडीटी इज यूज्ड फॉर द मॉस्किटोज as an insecticide. So mosquito, they spread some diseases like they act as the vectors for the diseases which are spread by the plasmodium and the विचरेरिया और प्लाज्मोडियम जो डिजीजेस फैलाते हैं, जैसे आपके प्लाज्मोडियम करेगा मलेरिया, विचरेरिया एल्फेंटियासिस जो है कॉज करता है। तो उसको फैलाने वाले जो मॉस्किटोज हैं इनके लिए पहले डीडीटी जो थी वो अच्छे से काम करती थी और वो डीडीटी से जो आपके मॉस्किटोज थे वो इजिली मर जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे उसमें भी कुछ नए वेरिएंट्स आ गए, ऐसे मॉस्किटोज आ गए जो कि डीडीटी रेजिस्टेंट थे। तो डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज जो है वो फेवर्ड है। ठीक है, उनके ऊपर डीडीटी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और जो डीडीटी सेंसिटिव मॉस्किटोज हैं वो धीरे धीरे जो है उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। अल्टीमेटली हमारे पास ऐसे मॉस्किटोज आज की डेट में आ चुके हैं जो डीडीटी रेजिस्टेंट है, उसके ऊपर डीडीटी का कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। तो दिस इज अगेन नेचुरल सिलेक्शन कि जो इनको रेजिस्ट कर पाए वही मॉस्किटो सर्वाइव किए और वो आगे चल के जो है नेचर ने उनको जो है वो सपोर्ट किया और वो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। ऐसे सिकल सेल एनीमिया है बेटा, ये हमने बहुत पहले भी पढ़ लिया हुआ। सिकल सेल एनीमिया जो है हमें ज्यादातर देखने को मिलता है अफ्रीकन कंट्रीज में, जहां पे बहुत ज्यादा जो है मलेरिया फैला होता है। तो मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से, और प्लाज्मोडियम दैट सर्वाइव अंडर इन द आरबीसी। तो जिन ऑर्गेनिजम्स का जो हमारे ह्यूमन है, अगर उन्हें सिकल सेल एनीमिया होगा, सिकल सेल एनीमिया इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो सिकल सेल एनीमिया अगर इन ऑर्गेनिजम्स को है तो जो सिकल सेल शेप है आपकी आरबीसी की, उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता। ठीक है, सो सच पीपल हैविंग द सिकल सेल एनीमिया, जिनको हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया होता है इन कंट्रीज में, उनके सर्वाइवल के रेट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल इंडिविजुअल जिनका आरबीसी जो है राउंड है। क्यों? क्योंकि जिनका राउंड आरबीसी है उनको मलेरिया बार बार होगा और मलेरिया के होने से उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, जबकि जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर जो है मलेरिया पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाता एंड दिस फेवर्स देयर सर्वाइवल। सो दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज दी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो हम खुद करते हैं। हम जो वेराइटीज ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं, जिनमें ज्यादा अच्छी क्वालिटीज होती हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, उन्हीं की ही ब्रीडिंग की जाती है। अब आपको पता है जैसे काउ वगैरह होते हैं तो उनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम जो है वो अच्छी क्वालिटी के जो स्पर्म्स हैं उनके अंदर इनोकुलेट करते हैं ताकि हमारा जो आगे ऑफस्प्रिंग हो वो बेटर क्वालिटी का हो। इसी तरह से हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। जो प्लांट्स जिनमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती है, जिनसे ज्यादा अच्छे हमें प्रोडक्ट्स, चाहे वो फूड हो चाहे वो आपके फ्लावर्स हो या कोई और ऑयल हो, कोई भी तरह का प्रोडक्ट जो है जो बेटर क्वालिटी का हमें मिलेगा उसी को ही हम आर्टिफिशियली सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो नेचुरल सिलेक्शन इज बेसिकली
एक नेचुरल लॉ है जिसको अब हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर आवर बेनिफिट। ठीक है, बहुत पहले से ही आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती आई है जिसमें ह्यूमन जो है अपने बेनिफिट्स के अपने बेनिफिट के एनिमल्स और प्लांट्स को जो है वो आर्टिफिशियली सिलेक्ट करता रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आपके यहाँ पे एग्जांपल दिया है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन द रॉक पिजन। रॉक पिजन जो है हमारा कॉमन पिजन है, इससे हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बाद जो है अलग अलग तरह के जो है पिजन्स हमने तैयार कर लिए। जैसे ये आपका पॉल्टर पिजन है, ये जैकोबिन है, ये फिन टेल पिजन है। तो बेसिकली ये किससे आए हैं, आपके बेसिक पॉपुलेशन से जो किसकी थी, रॉक पिजन की। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हमने इन अलग अलग पिजन्स को तैयार किया है जो कि देखने में ज्यादा सुंदर है और इन्हें एज अ पेट्स भी जो है वो रखा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। नाउ अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द फॉसिल्स। हमने बेटा इसमें सिर्फ फॉसिल ही करना है, यही हमारे सिलेबस में। जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज नॉट इन अवर सिलेबस। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन हमने नहीं करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ व्हाट आर द फॉसिल्स? फॉसिल्स आर द रिमेन्स, दीज आर बेसिकली द पेट्रिफाइड रिमेन्स और द इंप्रेशंस ऑफ द हार्ड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कि जो आपके पुराने पहले बहुत पहले एंशिएंट टाइम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो आपके प्लांट्स हैं उनके इंप्रेशंस या उनके पेट्रिफाइड रिमेन्स जो है वो रह जाते हैं, स्पेशली आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं, जो लेयर्स से बनती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर, दूसरी लेयर। तो इनके बीच में अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है अगर इनके बीच में कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो दब जाता है तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर की वजह से वो जो है धीरे धीरे उसकी पैट्रिफिकेशन हो जाती है। तो वो आपको एज अ फॉसिल जो है वो मिल सकता है अगर आप इसे जो है बहुत टाइम बाद अगर इस लेयर्स को रिमूव करके इसे आप ढूंढें। ठीक है, तो कई बार एक्सीडेंटली भी ये फॉसिल्स जो है वो सामने आ जाते हैं, कई बार जो है वो हमें इसके लिए जो है वो प्रॉपर जो है वो हमें रेयर्स की जो है वो रिमूवल करना पड़ता है। ठीक है, सो फॉसिल जो है दिस इज एक्चुअली अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू डग। ठीक है, तो डिगिंग से जो है हमें कई बार जो है फॉसिल्स मिलते हैं। तो टर्म फॉसिल्स भी जो है वो आपकी आई है, लैटिन वर्ड फॉसिलिस दैट मीन्स टू डग आउट। Now, different types of fossils. The fossils are of different types such as the unaltered fossils and the altered fossils. Unaltered fossils वो fossils हैं जिनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। जैसा ऑर्गेनिज्म आपका एंशिएंट टाइम में था वैसा ही ऑर्गेनिज्म आपको एज इट इज जो है वो देखने को मिल गया है ड्यूरिंग द फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन के बाद आपको वो एज इट इज देखने को मिल गया। ठीक है, सो इट इज द fossils of the original soft parts of the animals. ठीक है, and these are totally unchanged during the long period of the time. तो ये जो है इस तरह के फॉसिल्स जो है वो बैक्टीरियल डिके से बचे हुए होते हैं। और वो कैसे प्रिजर्व होते हैं, अगर वो प्रिजर्व हुए हैं आपके किसी फ्रोजन सॉइल में या वोल्केनिक क्रैटर में या जो ऑयल सैचुरेटेड जो चैम्बर्स होते हैं या जो आपका एम्बर होता है, अगर इसके बीच में कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो कभी बरी हो गया है तो उसका आपको अनऑल्टर्ड यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट फॉसिल जो है वो देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इज दी वी हैव द कंप्लीट फॉसिल ऑफ द बेबी मैमथ, दैट इज दी मैमथस। मैमथस का जो फॉसिल था वो हमें देखने को मिला इन 1929 और ये प्लास्टोसीन पीरियड का है। और वो इतना अच्छा फॉसिल है, इतना कंप्लीट है कि इवन उसके स्टमक में जो उसने फूड खाया था वो भी जो है हमें देखने को मिल गया है। तो ये हमें कहाँ मिला, इट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम द फ्रोजन अर्थ ऑफ द साइबेरिया। तो इस तरह के फॉसिल जो है जिनमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं आए हैं, ये है मैमथ का फॉसिल, वुली मैमथ जो आपका मैमथस। इस तरह के फॉसिल जो है जिनमें कोई चेंज नहीं है और ओरिजिनल एनिमल आपको एज इट इज मिल जाता है, इस तरह के फॉसिल जो है वो अनअल्टर्ड फॉसिल्स हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास जैसे कि ग्राउंड स्लॉथ है, इसका एग्जाम्पल ये भी हमें फॉसिल जो था वो न्यू मैक्सिको में मिला है इन अ वोल्केनिक क्रेटर इन 1928 एंड दिस फॉसिल दैट बिलोंग टू द प्लास्टोसीन पीरियड। अनदर फॉसिल वी हैव some of the fossils such as of insects, जो छोटे इंसेक्ट्स हैं आपके स्पाइडर्स हैं ओलिगोसिन पीरियड के, उनके फॉसिल्स भी आपको एम्बर के अंदर जो है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है एज इट इज हमें देखने को मिले हैं। तो ये एम्बर क्या चीज है, दिस इज द रेजिन, जो रेजिन आपके रेजिनस प्लांट्स है ना जैसे पाइन्स वगैरह उनसे मिलता है। तो अगर उसके अंदर कोई एनिमल, जो रेजिन आपने देखा ये रेजिन किस तरह का मटेरियल होता है, एक हार्ड सा वैसे तो लिक्विड होता है लेकिन जैसे ही
उसके बीच का मॉइस्चर जो इवेपोरेट होता है तो वो काफी हार्ड बन जाता है। तो ये जो है फॉसिल्स जो है, इस तरह के फॉसिल्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो रेजिन्स या एम्बर के अंदर होते हैं और वो कुछ इंसेक्ट्स के हैं। द नेक्स्ट इज द फॉसिल्स ऑफ द प्लेस्टोसीन बर्ड्स एंड द मैमल्स। प्लेस्टोसीन जो आपका पीरियड है उसके भी कुछ मैमल्स और बर्ड्स के फॉसिल हमें देखने को मिले हैं जो एस्फेल्ट के अंदर जो है वो देखने को मिले हैं। एस्फेल्ट क्या होता है? दिस इज अ थिक मटेरियल जो हमें टार जैसा लगता है, जैसे आपने टार देखा ही होगा, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ द ऑयल। ठीक है, जब ऑयल उड़ जाता है तो पीछे से जो हार्ड सा टार जो रह जाता है, थिक सा स्टिकी मटेरियल, अगर उसके अंदर कोई एनिमल या बर्ड रह जाएगा तो वो उसकी भी कंप्लीट जो है फॉसिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स द फॉसिल्स ऑफ द लार्ज एनिमल्स सच एज ये एलिफेंट, मास्टोडोन्स एंड द पैरामाइलोडोन। पैरामाइलोडोन क्या है? ये एक तरह का स्लॉथ है। जो अभी स्लॉथ्स आपको पेड़ों में मिलते हैं, लेकिन ये जो पैरामेलोडोन है दिस इज अ ग्राउंड स्लॉथ। मास्टोडन्स क्या है? मास्टोडन जो मैमथ्स लाइक ही एलिफेंट्स होते हैं, लेकिन ये उसके कंपैरिजन में इसका साइज जो है वो छोटा होता है। नाउ द नेक्स्ट इज द अल्टर्ड फॉसिल्स। अल्टर्ड फॉसिल्स आर द फॉसिल्स जिनमें कि आपको पूरा का पूरा रेप्लिका जो है वो नहीं मिलेगा एंड दे हैव बीन इनफिल्ट्रेटेड विद द सराउंडिंग मीडियम। उनके बीच में जो है सराउंडिंग मीडियम्स का जो आपका रॉकी पार्ट है या जो मिनरल्स हैं वो आ गए हैं। सो दे हैव बीन पेट्रिफाइड एंड दे हैव बीन टर्न इनटू द स्टोन्स। सो दे अल्टर्ड फॉसिल्स दे आर ऑब्टेन्ड बाय द पेट्रिफिकेशन। सो पेट्रिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो अंदर का ऑर्गेनिक मटेरियल है किसी भी फॉसिल का, वो जो है वो कन्वर्ट हो चुका है मिनरल्स में, क्योंकि धीरे धीरे जब मिनरल्स जो है वो आते रहेंगे अंदर तो वो सॉफ्ट पार्ट जो है बचेगा नहीं। जो अंदर का सॉफ्ट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो धीरे धीरे किससे रिप्लेस हो जाएगा? मिनरल्स से। ठीक है, तो ये मिनरल्स आपके ज्यादातर जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक जो है मिनरल्स हैं, जैसे कि आपके ये बैरालाइट है, फ्लोराइट है, जिप्सम्स है, ऐसे गैलिना है, सरफेस है, आपके सल्फर है, या आपके कैल्शियम कार्बोनेट है, आयरन पायरेट्स है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इन इनऑर्गेनिक मैटर से जो है वो रिप्लेस हो गया है। इसके एग्जांपल्स है जैसे हमारे पास बोन्स ऑफ द मेसोजोइक डायनासोर्स, दे हैव बीन पेट्रिफाइड। Another are the petrified muscles of the old shark, which are approximately 3 million years back. और ऐसे ही आपको ट्रीज हैं, जो एरिजोना के ट्रीज हैं वो भी हमें पेट्रिफाइड्स मिले हैं। ऐसे ही हमारे पास एक जाइंट एल्क इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल दैट बिलोंग टू द डियर फैमिली। डियर फैमिली का बहुत बड़ा ये एक डियर लाइक है। इसके भी हमें फॉसिल्स जो है वो मिले हैं फ्रॉम द पीट बॉग्स ऑफ द आयरलैंड, राइट। तो द नेक्स्ट इज द other forms of the fossils. Other forms are the molds. Molds क्या होते हैं? जैसे सांचा जैसे हम कहते हैं। ठीक है, so molds are actually the impression of the organism और एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, या फिर बोन हो सकता है या टीथ हो सकता है, तो वो जिसकी की सेडिमेंटेशन हो चुकी है इनटू द सराउंडिंग मीडियम। जैसे कि हमारे पास कोई सांचा, जैसे हम गुजिया बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, तो उसका हमारे पास मोल्ड होता है, हम मोल्ड के अंदर फिलिंग कर देते हैं, तो जब हम फिलिंग बाहर निकालेंगे तो मोल्ड की जो शेप होती है वो फिलिंग के ऊपर आ जाती है। तो बिल्कुल वैसी ही ये चीज है कि हमारे पास क्या होता है कि मान लीजिए कोई एनिमल है वो किसी चीज के अंदर बरी हो गया, वो किसी चीज के अंदर बरी हो गया है और ये आसपास का मीडियम जो है वो हार्ड हो जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो आसपास के मीडियम में इस एनिमल का जो है वो क्या बन जाएगा? सॉर्ट ऑफ मोल्ड बन जाएगा, एक इंप्रेशन जैसा बन जाएगा, जो कि इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बिल्कुल रेप्लिका के फॉर्म में आपको शो करेगा। कई बार ये जो मोल्ड्स होते हैं वो एक्सटर्नल मोल्ड्स होते हैं, कई बार इंटरनल मोल्ड होते हैं। जो बाहर के फीचर्स को शो करेगा वो होगा आपका एक्सटर्नल मोल्ड। और कई बार क्या है, यहां से मान लीजिए यहां से अंदर पानी जा रहा है, धीरे धीरे पानी अंदर जाता रहा, तो पानी के साथ जो मिनरल्स अंदर गए उसकी वजह से ये एनिमल जो है पूरी तरह से डिके होने से पहले जो है वो सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, वो सॉलिडिफाई हो गया तो उसके इंटरनल पार्ट्स की भी जो है हमें मोल्ड जो है वो देखने को मिल गए। सो इस तरह से हमारे मोल्ड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दी मोल्ड्स ऑफ द होल ऑफ द ह्यूमन फैमिलीज एंड देयर पेट्स ऑफ द पॉम्पे सिटी ऑफ द इटली। हमें पूरे के पूरे ह्यूमन फैमिलीज और उनके पेट्स के मोल्ड्स देखने को मिले हैं। ये माउंट वर्सियस में जब इरप्शंस हुई थी, वॉल्केनिक इरप्शंस, तो वॉल्केनिक ऐश में हमें जो है वो मोल्ड्स देखने को मिले। ऐसे ही हमारे पास कास्ट होता है। कास्ट क्या चीज है? जो हमने मोल्ड बनाया है, जैसे मान लीजिए गुजिया बनाई है, उसके अंदर का जो गुजिया हम जब बाहर निकालेंगे, जो मोल्ड से बाहर निकालेंगे, तो अंदर का जो रेप्लिका होगा उसे हम बोलते हैं कास्ट। ठीक है, सो जो कास्ट होता है दैट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट।
जिससे आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का पूरे एक्सटर्नल फीचर्स जो है वो आप इजिली स्टडी कर सकते हैं। तो जो हमारा आर्कियोटेरिक्स लिथोग्राफिया है, लिजर्ड बर्ड जो है, इसका हमें कास्ट देखने को मिला था ब्राविया में, जो जर्मनी में, एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1861 बाय एंड्रीज वैगनर। ऐसे ही आपके कॉर्पोलाइट्स होते हैं। कॉर्पोलाइट्स क्या होते हैं? दीज आर द फॉसिल रिजर्व्स ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट्स। जो आपके इंटेस्टाइनल कंटेंट्स है, चाहे वो आपके एक्सक्रीटा हो या अदर इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हो, उनके जो फॉसिल्स होते हैं उसे हम कॉर्पोलाइट्स बोलते हैं। तो हमें बहुत सारे फिशेज और रेप्टाइल्स के कॉर्पोलाइट्स जो है वो देखने को मिले हैं। दीज आर नॉडुलर एंड दे हैव द फॉस्फेटिक कॉम्पोजिशन। उसमें फॉस्फोरस जो है वो काफी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द नॉडुलर कॉर्पोलाइट्स ऑफ द मेनी ऑफ द सैलमेंडर्स फ्रॉम द मेजन्स और मैजन क्रीक से हमें देखने को मिले। ऐसे ही ट्रैक्स और ट्रैक क्या होता है? फुटप्रिंट्स। कि कुछ जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनके फुटप्रिंट्स जो है वो कई बार प्रिजर्व हो जाते हैं किसी सी बॉटम में या मड में, तो वो जो आपको इंप्रेशंस है वो हमें देखने को बाद में जो है वो मिलेंगे। सो वी हैव द फुटप्रिंट्स ऑफ द जाइंट रेप्टाइल्स सच एज, जो ट्रासिक पीरियड्स के जो बड़े बड़े रेप्टाइल्स हैं उनके फुटप्रिंट्स हमें देखने को मिले हैं। ऐसे ही हमारे पास कुछ मिसिसिपियन एम्फीबियन है। मिसिसिपियन इरा के, मिसिसिपियन टाइम के जो एम्फीबियंस हैं, जो मिसिसिपियन एम्फीबियंस हैं, दीज आर एक्चुअली द लार्ज लिजर्ड लाइक एम्फीबियंस। ये भी हमें ट्रैक्स और जो है वो देखने को मिले। नेक्स्ट इज द ट्रेल्स। ट्रेल्स आर दी जो इररेगुलर मार्किंग्स जो होते हैं एनिमल्स की बिलो द सर्फेस ऑफ द सॉइल। जो क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं उनकी जो इररेगुलर मार्किंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी, सो दे आर द फॉसिल्स कॉल्ड एज द ट्रेल्स। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेल्स हमें किसके देखने को मिलेंगे? जैसे स्नेल्स आ गए, आपकी जेली फिशेज आ गए या क्रस्टेशियंस आ गए, जो स्मॉल एनिमल्स हैं, जो इनकी क्रॉलिंग से जो निशान बनेंगे, अगर वो फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व रहते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रेल्स, राइट? So this is all about your fossils and the different types of the fossils. Next topic is the dating of the fossils. This will be do in our next video. So that's all for today. Thank you.